राम राम जी। तो आज हम बहुत दिन बाद फिर दोबारा थे एक नई किताब की गेल। और किताब का नाम है आपके अवचेतन मन की शक्ति। ये बुक है और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और क्योंकि ये किताब जो है हम हिंदी में पढ़ रहे हैं, लिखी इंग्लिश में गई, तो डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इंग्लिश में लिखी और इसकी जो मतलब अनुवाद है यानी कि जो हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया है वो है मंजुला डोभाल है, उन्होंने इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करा। तो हम हिंदी में पढ़ रहे हैं किताब, कुल मिला के बात ये है। तो आज हम यह किताब में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, वैसे और भी मैंने काफ़ी सारे चैप्टर पढ़ रखे हैं, लेकिन एक चैप्टर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है अवचेतन की प्रकृति जीवन की ओर है। अवचेतन मतलब इस बुक में जो ज़्यादातर बात हो रही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात हो रही है। दो तरीके के हमारे दिमाग रह कर हैं, एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस, एक चेतन और एक अवचेतन, दो तरीका के दिमाग रहे हैं। तो चेतन तो जो है, जो मतलब चेतन एक तरीका तो ये वजह से हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, पेन पे लिख रहे हैं, कॉपी पे लिख रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, तो ये सब हमारा चेतन दिमाग काम कर रहा है। लेकिन अब यह सारे काम के पीछे जो हम सोचते रहें, अच्छा बुरा वह काम है और आप बेहतर तरीका से कर रहे हैं, बेकार तरीका से कर रहे हैं, ये सब जो चीज़ कराए ये हमारा अवचेतन दिमाग रह कर है। तो वही के बारे में किताब में, पूरी किताब में अवचेतन मन यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात हो रही है। तो या में हमने जो चैप्टर पढ़ा अवचेतन की प्रकृति जीवन की ओर है, मतलब कुल मिला के या वाले चैप्टर में ये बताई गई है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहे यानी कि हमारा जो अवचेतन मन रहे, उसकी जो प्रकृति है वो जीवन की ओर है, मरण की ओर नहीं है। मतलब जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड रहे वो जीवन की ओर काम कर रहा है, मरण की ओर काम नहीं करे। और हमारे 90% जितने भी विचार रहे करें वे सारे के सारे हमारे अवचेतन मन के विचार रहे हैं, चेतन मन के सिर्फ और सिर्फ 10% विचार रहे हैं। इसलिए वे पुरुष, और इसमें बताया गया इसलिए वे पुरुष और स्त्रियां जो इस अनोखी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते वे बहुत सीमित सीमा में रहते हैं। यानी कि अवचेतन मन की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल जो नहीं कर पाते हैं वो लोग बहुत सीमित शक्ति में रहते हैं। आपके अवचेतन प्रतिक्रियाएं हमेशा जीवन से भरपूर और रचनात्मक हैं। आपका अवचेतन आपके शरीर का निर्माता है और वह इसके सभी जरूर कार्यों का संचालन करता है। ये दिन के 24 घंटे अपने काम करता है और कभी नहीं सोचता। ये हमेशा अपनी सहायता करने की कोशिश करता है और आपको किसी भी नुकसान से सुरक्षित रखता है। देखो, क्योंकि मैं साथ में चैप्टर डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ तो थोड़ी सी आप लोगों ने परेशानी हो रही है समझने में कि एकदम क्या पढ़ रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताई है, या किताब में हम पढ़ेंगे अवचेतन मन जो है यानी कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कैसे काम करे, क्या उसकी अच्छाई हैं, क्या उसकी बुराई हैं, कैसे हम उसे और अच्छा कर सकते हैं, कैसे और वो बेकार हो जाता है, कैसे वो हमारे जीवन में सफल होने में हमारी मदद करता है। ये सब चीज़ें यह किताब में लिख रही हैं। तो ये जो चैप्टर है ये चैप्टर पॉइंट कर रहा हो कि जो हमारा अवचेतन मन है यानी कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा जीवन की तरफ सोचता है, मतलब अच्छी चीज़ों की तरफ सोचता है। उसको खराब करने में जो भूमिका है वो उसके बारे में भी ये बात करी गई है इस किताब के अंदर। तो अब देखो, शरीर कैसे मस्तिष्क की कार्यशैली को दिखाता है। आपके चेतन और अवचेतन मस्तिष्क के बीच में पारस्परिक संवाद के लिए उनके संबंधित तंत्रिकाओं के बीच इसी प्रकार के संवाद की जरूरत होती है। मस्तिष्क मेरु प्रणाली चेतन मस्तिष्क का अंग है, जबकि सहानुभूति प्रणाली अवचेतन मस्तिष्क का अंग है। आप समझो, मेरु प्रणाली यानी कि जो भी चीज़ हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जो भी हम गाड़ी चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, खाना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये सब जो है हमारी एक मेरु प्रणाली यानी कि हमारे जो दिमाग रहे हैं यानी कि जो हमारे माइंड है, ये माइंड हमें हमारी बॉडी के जो अलग अलग पार्ट हैं उन्हें एक मैसेज भेजें और वह मैसेज के जरिए जो है हमारे शरीर के ये अंग काम करना चालू करें। यानी कि जो हमारा एक्टिव माइंड है, जो चेतन दिमाग है, हमारा चेतन मस्तिष्क जो है। और दूसरी बात जो इसमें बताई है वो है सहानुभूति प्रणाली। सहानुभूति मतलब कि एक तरीका से जो मतलब कि इसके पीछे जो काम करती है, मतलब कि अच्छा सोच रही है वह चीज़ के बारे में, बुरा सोच रही है वह चीज़ के बारे में, और अच्छे बेहतर तरीका से करने की सोच रही है वह के बारे में, वो जो प्रणाली है यानी कि सहानुभूति जो कि मतलब इमोशनल एक तरीका से वो प्रणाली है, वो है हमारा अवचेतन मन। तो इस तरीके से हमारे चेतन और अवचेतन मन दोनों अपने एक दूसरे के साथ में सामने से काम करें और उसी हिसाब से हमारी बॉडी फिर रिएक्ट करना शुरू कर देगा। फिर इसके साथ में बताई गई है एक ज्ञान की बात है जी। वह ज्ञान की बात है, आप सुनो।
जब आपका कोशिका प्रणाली अंगों की रचना जैसे नेत्र, कान, दिल, पित्त, मूत्राशय इत्यादि का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलता है कि यह कोशिकाओं के समूह से बनते हैं जो आगे चलकर ज्ञान समूह बनाते हैं। यानी कि हमारे जितने भी बॉडी के पार्ट या लंग्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी के, वो एक छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बनते हैं और छोटी छोटी कोशिका मिलने के बाद में एक समूह बनता है। और वो समूह जो है एक मतलब एक आप कहो कि एक विचार है अपने मन में, अपने तरीका से इस बॉडी का एक विचार है वो समूह। जैसे कि दिल का विचार क्या है कि वो हमारी बॉडी में खून को जो है फिल्टर करने का काम करेगा। हमारे जो लंग्स हैं वो एयर फिल्टर करने को काम करेंगे। और जो हमारा दिमाग है वो सोचने को काम करेगा। हमारी किडनी है वो अपना काम करेंगी। तो अलग अलग जितने भी ऑर्गन्स हैं वो एक छोटी छोटी कोशिका से मिलकर बने और वो छोटी छोटी कोशिका जो आगे चल के एक समूह बने और वो एक मैसेज फ्लोट करना शुरू कर दें। जब हमारा दिमाग एक मैसेज आने की एक विचार देता है तो फिर हमारे जो कोशिका इकट्ठी होकर एक समूह बन गई हैं, दिल, फेफड़े, किडनी, ये फिर वही हिसाब से काम करना शुरू करें। एक अकेली कोशिका वाले जीव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर आपको पता चलता है कि आपके जटिल शरीर में क्या होता है। यद्यपि एक कोशीय जीवाणु में अंग नहीं होते फिर भी वह मस्तिष्क की क्रिया और प्रतिक्रिया का सबूत देता है। अब आप एक चीज़ सोचो, दिल जो है अपने आप में एक पूरा शरीर तो ना है, एक 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 पार्ट है पूरी बॉडी को। हमारे जो फेफड़े हैं वो पूरी बॉडी तो ना है, एक पार्ट है। लेकिन आप ये सोचो कि हमारा जो दिमाग है वो इनसे कैसे काम करवा रहा हो। जब ये समूह बने और इनके काम करवा रहा हो, मतलब कि ये अलग अलग पार्ट हैं बॉडी के लेकिन ये काम कर रहे हैं जो इन्हें करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है यानी कि जो हमारे मस्तिष्क हैं ये इसको मैसेज दे रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो, जिसके द्वारा यह गति सामंजस्यता अपने अंदर लेने लगता है और बाहर निकालने जैसे मुख्य कार्य करता है। कईयों के अनुसार इसके अंदर बुद्धिमत्ता है। यदि इसे आप अकेला छोड़ दें तो वह आपके शरीर का ध्यान रख लेगा। मतलब कि अब आप देखो, आप दिल के साथ कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ कह नहीं रहे हो, उसे कुछ बता नहीं रहे हो, लेकिन दिल क्या कर रहा है? अपना काम करता जा रहा है। आपके बॉडी के ब्लड को फिल्टर कर रहा है, कंटिन्यू पंप करे जा रहा है और आपके दिमाग तक खून पहुंचा रहा है। आपके जो लंग्स हैं, आपके जो फेफड़े हैं, वो आपके बिना कहे हुए हवा फिल्टर कर रहे हैं। आप जो ऑक्सीजन ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, आप उससे कुछ कह नहीं रहे, लेकिन वो अपना काम कर रहा है क्योंकि वो एक मसल है, एक कोशिका है जो धीरे धीरे बनकर एक समूह हुआ है और उसको अपना काम पता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, लेकिन कठिनाई यह है कि चेतन मस्तिष्क हमेशा अपनी 5 इंद्रियों द्वारा दखल देता रहता है, जिसका आधार रूप है, जिसके कारण झूठे विश्वास, डर और नजरिए बनते हैं। जब डर, झूठे विश्वास और नकारात्मक आकार मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक तरीके से आपके अवचेतन मस्तिष्क में बनते हैं तो अवचेतन मन के पास विशिष्ट नक्शे पर कार्य करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता। अब देखो, ये जो कोशिका बन के एक समूह बना, इसको पता था कि इसको अपना काम क्या करना था, लेकिन आपका जो चेतन मन है यानी कि जो आपका एक्टिव माइंड है वो हमेशा इसमें दखल अंदाजी कर रहा है। किसके थ्रू? आपकी 5 इंद्रियों के थ्रू। यानी कि जो आप देख रहे हो, जो आप खा रहे हो, जो आप सूंघ रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो आप कर रहे हो। ठीक है, कैसे? जैसे कि अब आप एक बात देखो, आपका जो आपका जो दिल है उसका क्या काम है? शुद्ध ब्लड पहुंचाना आपके दिमाग तक। लेकिन आपकी 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों में क्या है? जैसे कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपका आँख है, आँखों ने देख ली, कोई बर्गर देख ली, अब मुंह के खाने को मन करा, खा ली, लेकिन खाने के बाद क्या हुआ? देखो, उस कोशिका के समूह का काम था अच्छा ब्लड पहुंचाना, लेकिन अब आप खा रहे हो बर्गर, यानी कि आपको जो चेतन मन है उसने आपसे गंदी चीज़ खाने के लिए गई, आपने खा ली। अब खाने के बाद वो समूह अपना काम कर रहा था, लेकिन वो कब तक करेगा? जब आप उसमें गंदगी भरते जाओगे, भरते जाओगे, भरते जाओगे। तो आप ये चीज़ मानो कि अवचेतन मन ने एक बहुत अच्छा समूह बनाया था अपने शरीर को सही स्वस्थ रखने के लिए, लेकिन आपका जो चेतन मन है वो हमेशा इसमें कठिनाई पैदा करता है और वही इसे खराब करने का काम करता है। तो इसलिए हमें चेतन और अचेतन मन को दोनों तरीके से मतलब एक संतुलन बना के चलना है। अब आगे पढ़ते हैं। अचेतन मस्तिष्क लगातार सामान्य अच्छाई के लिए कार्य करता है। अच्छा, ये सुनिए, चेतन मन जो करता है वो बाधा डालता है। किस में बाधा डालता है? आपका जो अवचेतन मन सही काम कर रहा है। तो आप ये चीज़ मान के चलो कि अवचेतन मन हमेशा सही काम करता है, वो कभी भी खराब डायरेक्शन में नहीं जाता है। उसको खराब डायरेक्शन में ले जाने वाला काम जो करता है वो करता है आपका चेतन मन, यानी कि जो आपका एक्टिव माइंड है वो हमेशा उसको खराब लेके जाता है। आपके अंदर का विषय परक स्वतः ही सबकी अच्छाई के लिए कार्य करता रहता है। इस प्रकार सब वस्तुओं के पीछे सामंजस्यता के आंतरिक सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता रहता है। आपके अवचेतन मस्तिष्क की अपनी इच्छा शक्ति और अपने मन में वास्तविकता है। यह दिन रात कार्य करता है, चाहे आप इस पर कार्य करें या ना करें, लेकिन इसे आप देख, सुन या निर्माण करने महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि यह सब एक शांत प्रक्रिया है। आपके अवचेतन का अपना आजीवन है जो हमेशा सामंजस्यता, स्वास्थ्य और शांति की ओर कार्य करता रहता है। यह आपके अंदर का एक दिव्य गुण है जो हर समय आपके द्वारा अपने को दिखाता रहता है। आपका जो अवचेतन मन है वो हमेशा सही डायरेक्शन में काम करता है, लेकिन जो आपका चेतन मन है वो हमेशा इसमें बाधा डालता है हमेशा।
कैसे मनुष्य अपने अंदर निहित समझौता के सिद्धांत के साथ छेड़खानी करता है। सही तरीके और वैज्ञानिक ढंग से सोचने के लिए हमें सच का पता होना जरूरी है। देखिए, अब हम मतलब अब इसमें बताया गया है कि हम अपने चेतन और अवचेतन मन को संतुलन में कैसे रखें। चेतन मन को अवचेतन मन के साथ संतुलन में रखने के लिए हमें सच का पता होना बहुत जरूरी है। अब सच का पता करने के लिए हमें क्या होगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें चीज़ों की खोज करनी पड़ेगी, हमें सच्चाई जानने की कोशिश करनी होगी। तो जब हम सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे, सच्चाई पता कर लेंगे, तब यानी कि हमारा जो एक्टिव माइंड है, तब उसको पता लगेगा ये सच्चाई है। जब इसको पता लगेगा तो हमारा जो अवचेतन मन है उसे तो ऑलरेडी पता है, उसको पता है कि सही क्या है, लेकिन आपका जो एक्टिव माइंड है वो मानेगा नहीं उस चीज़ को जब तक वो उस चीज़ के पीछे मेहनत नहीं कर लेगा। तो आपको अपने चेतन मन को एक्टिव कर यानी कि अवचेतन मन के साथ संतुलन में लाने के लिए हमेशा खोज करनी है, पढ़ाई करनी है, चीज़ों को समझना है, तब जाके आपका चेतन और अवचेतन मन दोनों की दोनों एक साथ संतुलन में काम कर पाएंगे। अब क्यों स्वस्थ ऊर्जा से भरपूर और मजबूत होना स्वाभाविक और बीमार रहना अस्वाभाविक। अब देखो, इस किताब में एक बहुत अच्छी बात ये बताई गई है। इस पूरी किताब को जो सबसे बड़ा सार ये है, हमारा जो शरीर है वो हमेशा स्वस्थ होने के लिए बना है, वो अस्वस्थ होने के लिए नहीं बना है। इस पुस्तक में कहा गया है कि स्वस्थ शरीर होना, स्वस्थ मन होना स्वाभाविक है और अस्वस्थ होना अस्वाभाविक है। कैसे? इस दुनिया के अंदर ज़्यादातर जितने भी नए बच्चे पैदा होते हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो स्वस्थ पैदा होते हैं। अगर उनके माँ बाप जो हैं अच्छा उनका पोषण रहा हो, अच्छा उनका एनवायरनमेंट रहा हो, तो कुल मिला के वो स्वस्थ ही पैदा होते हैं। अब वो स्वस्थ कैसे पैदा होते हैं? क्योंकि एक अवचेतन मन जो है, उसका जो अवचेतन मन बन रहा है अंदर, वह उसको स्वस्थ बना के बाहर निकाला है। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद वो अस्वस्थ होना शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अब उसके चेतन मन ने काम करना शुरू किया, और चेतन मन हमेशा बाधाएं उत्पन्न करता है। किसमें? सही चीज़ों में बाधाएं उत्पन्न करता है। और अब देखिए, इसमें मतलब अब इस वाली लाइन का सार ये है कि बीमार होना अस्वाभाविक है, असामान्य है, और स्वस्थ होना सामान्य है। यानी कि हमें स्वस्थ रहने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि हमारा शरीर बना ही स्वस्थ रहने के लिए है। हमें मेहनत करनी है अस्वस्थ ना रहने के लिए। क्यों? हमें इस अपने चेतन मन को सही चीज़ों से वाकिफ कराना होगा। हमें ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, ये चीज़ ख़राब होती है, ये चीज़ सही होती है, हमें जाना है या नहीं जाना है, हमें ये करना है, ये नहीं करना है। ये अपने चेतन मन को हमें फीड करना होगा, क्योंकि अवचेतन ऑलरेडी जानता है। लेकिन जब तक ये चेतन मन इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेगा सही क्या है, तब तक ये हमेशा अवचेतन मन में बाधा पैदा करेगा, और बाधा पैदा करेगा तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तो ये इस लाइन का सार है, और मैं कहूँगा ये इस किताब का भी सार है। हमें ये चीज़ अपने जीवन में उतार लेनी चाहिए कि हमेशा हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ होने के लिए बना है। इसमें कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी दिए गए हैं, जैसे कि क्षय या पोटस रोग ठीक हो गया। कैसे ठीक हो गया? एक मार्च 1917 में नाटिलस पत्रिका में एक बालक के बारे में लेख छपा था जो पोटस रोग अथवा रीढ़ की हड्डी की टीबी से ग्रसित था। उसमें उसके अद्भुत उपचार का वर्णन था। वह इंडिया नापोलिस के फेड्रिक इलियास एंड्रयू, जो अब मिसूरी कैनसास शहर में क्रिश्चियनिटी यूनिटी स्कूल का पादरी था। वह बच्चा एक पादरी था, ठीक है। उसके चिकित्सक ने उसे ठीक न होने का मर्ज बताया, मरीज बताया। उसका जो चिकित्सक था इस पादरी का, उसको उसके डॉक्टर ने बोला कि ये जो आपको बीमारी हुई है, यानी कि रीढ़ की हड्डी की जो टीबी है, ये ठीक नहीं हो सकती है। तो उसने क्या किया? अब देखो, वो अपने घर गया। घर जाने के बाद उसने प्रार्थना की, अपने लिए प्रार्थना की, ठीक है। अपने लिए प्रार्थना क्या की? वो हमेशा सोने से पहले एक बात बोल के सोता था कि डॉक्टर के पास जब वो नेक्स्ट टाइम जाएगा, तो डॉक्टर बोलेगा चमत्कार हो गया, आपकी रीढ़ की हड्डी की टीबी तो बिल्कुल ठीक हो गई, ये तो चमत्कार है जी। तो ये बात वो हमेशा ये बात उसकी लास्ट सोने से पहले हमेशा ये बात रहती थी, और सुबह उठने के बाद भी वो यही बात हमेशा अपने आप से दोहराता था कि मैं अब की बार जब चिकित्सक के पास जाऊंगा तो चिकित्सक एकदम भौचक्का होकर बोलेगा, अरे ये तो चमत्कार हो गया, आपकी रीढ़ की हड्डी तो ठीक हो गई। तो सही 4 दिन बाद वो चिकित्सक के पास फिर दोबारा से जाता है, और चिकित्सक वही बात उससे दोहराता, अरे ये तो चमत्कार हो गया, आपकी रीढ़ की हड्डी की टीबी तो बिल्कुल चली गई। क्यों? क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन को ये फीड कर दिया कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, ये चमत्कार हो जाएगा, और टूल बना लिया उस डॉक्टर को, और ये डॉक्टर उसको प्रूव करके दिखाएगा कि हाँ वो ठीक हो गया है। तो अपने एक्टिव माइंड को उसने ये मैसेज देना शुरू किया। अवचेतन मन सही चीज़ पहले से समझ रहा था, लेकिन उसने चेतन मन को सही चीज़ समझाना शुरू किया, और वो ठीक हो गया। ऐसे ही इसमें 1-2 कहानियाँ और बताई गई हैं कुछ ऑथर्स के बारे में। तो वो ऑथर्स क्या एक टेक्निक अपनाते थे कि जब उनके अकाउंट में पैसे नहीं बचते थे तो वो क्या करते थे, वो ये करा करे कि
वो रात के सोने से पहले अपने अवचेतन मन को ये कह के सोए करे कि मुझे कल एक अच्छी कहानी लिख के दो, ताकि मैं उस कहानी को बेच सकूं और उससे पैसे कमा सकूं। तो उन्होंने बताया कि ज़्यादातर आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है, जो कुछ भी किया है मेरे अवचेतन मन ने किया। मैं रात को हमेशा उसको एक मैसेज दे के सोता था, और सुबह में मुझे रात को एक पूरी अच्छी सीरियल की तरह एक कहानी दिखती थी अपने सपने में, और सुबह मैं उसे लिख देता था, लिख के बेच के अपना पैसे कमाता था। तो ये बात सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन और चेतन मन को जब संतुलन में ले आओगे, जब उसको सही डायरेक्शन में लेके आ जाओगे, तो अवचेतन मन हमेशा आपका सही करने के लिए इस यूनिवर्स में बैठा है। आजकल आप एक बहुत चीज़ सुनते होंगे, मैनिफेस्टेशन बहुत आजकल ट्रेंड में चल रहा हो, वो अवचेतन मन ही है मैनिफेस्टेशन जाते की करें। यानी कि अपने चेतन मन के साथ ट्रेंड करो बार 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 कि मैं ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ, मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये करना है अपनी लाइफ के अंदर, मैं अच्छा हूँ, मैं बढ़िया हूँ, मैं खुश हूँ। तो ये आपकी एक मसल मेमोरी बन जाएगी, और आपका अवचेतन मन फिर आपको यूनिवर्स में ये चीज़ देना शुरू कर देगा। तो ये आपके अवचेतन मन की शक्ति है। तो इसलिए हमेशा हमें एक चीज़, इस बात को याद रखना चाहिए कि हमारा जो शरीर है, वो शरीर जो है, हमारा जो शरीर है वो स्वस्थ होने के लिए बना है, वो स्वस्थ होने के लिए नहीं बना है। हम इस दुनिया में आए खुश होने के लिए आए, स्वस्थ रहने के लिए आए, हम दुखी होने के लिए, अस्वस्थ होने के लिए नहीं हैं। हम हमेशा वो चीज़ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, अच्छी चीज़ें, गलत चीज़ें नहीं, अच्छी चीज़ें। और ये बात आप मान के चलिए, आप अपने आप से जैसी बातें करेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। तो ये अवचेतन मन है। ये कोई बहुत बड़ा कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये किसी गुरु जी की कोई गुरु ज्ञान नहीं है। ये एक सिंपल सी, बहुत साधारण सी और बहुत टेक्निकल और साइंटिफिकल बात है कि आप अपने आप से जैसी बात करोगे आप ऐसे ही हो जाओगे। तो क्योंकि मैं यह बात बहुत बहुत पास में महसूस कर चुका हूँ, तो यह बातें या वजह मैं ज़्यादा जोर दे के भी आपसे बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा भी ज़्यादा मतलब 28-29 साल उम्र होगी हमारी, अब तक थोड़े बहुत तो कुछ अनुभव रहे हैं हमारे भी लाइफ के संग में। तो यूँ चीज़ हमने अपनी लाइफ में बहुत महसूस करी कि हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानी आई कई टाइम पे, जॉब के टाइम पे, करियर के टाइम पे, लाइफ में, थोड़ी सी पर्सनल लाइफ में। लेकिन ये महसूस करा उस टाइम के बीच में कि हमें कुछ हमारी जो करीबी हैं उन्होंने हमें बताई कि आप हमेशा अपने आप से सही बात करना चालू करो। और वे हमारी धर्मपत्नी हैं जिनने हमें ये बात बताई और जब उनने यूँ बात कही तो हमने अपने आप से अच्छी बात करनी शुरू करी, और जब अपने आप से अच्छी बात शुरू कर दी, सब कुछ अच्छा होने लगा लाइफ के अंदर। और जब तक हम अपने आप से बुरी बात कर रहे, तब तक हम और नेगेटिव होते जा रहे, और परेशान और बेकार होते जा रहे। तो हमेशा अपने आप से अच्छी बात करो, कभी भी अपने आप से कोई बुरी बात मत करो। अपने आप को हमेशा स्वस्थ समझो, आप सिर्फ इस दुनिया में स्वस्थ होने के लिए आए हो, खुश होने के लिए आए हो, सही चीज़ें करने के लिए आए हो, सत्य के साथ खड़े होने के लिए आए हो। आप कभी भी ये चीज़ मत बोलो अपने आप से कि मैं परेशान हूँ, मैं बेकार हूँ। आप हमेशा स्वस्थ हो, आप खुश हो, आप हष्ट पुष्ट हो। भगवान ने आपको बहुत अच्छा शरीर दिया है, बहुत अच्छा दिमाग दिया है, बहुत अच्छा परिवार दिया है, बहुत अच्छा नेबर दिया है, बहुत अच्छा सब कुछ, मतलब आपको प्रे करने के लिए बहुत अच्छा दिमाग दिया है। आपके साथ भगवान हमेशा रहते हैं, आप उन पर विश्वास रखो। तो ये इस कहानी का सार है कि आपको जो है हमेशा अपने आप से अच्छी अच्छी बातें करते रहना है। कभी भी खुद के बारे में कभी भी कुछ बुरा नहीं बोलना है। खुद के बारे में छोड़ो, किसी और के बारे में भी आपको बुरा नहीं बोलना है। आप जितना जिसके बारे में अच्छा बोलोगे, अपने बारे में अच्छा बोलोगे, आप हमेशा अच्छे होते चले जाओगे। तो ये है जी आज का जो चैप्टर। आप अगर हमारी बात अच्छी लगी हो, आप हमारा ये चैप्टर पढ़ना अच्छा लगो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और आगे भी हम नए नए कहानी की गेल, नए नए चैप्टर गेल, नई नई बुकन गेल आप गेल आएंगे, और अपनी यही भाषा में आप सुनाएंगे। राम राम जी।